जम्मू कश्मीर के कारगिल में 1999 में हुए जंग को 22 साल पूरे हो गए हैं। इस जंग को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर जीता था। पीठ पीछे पाकिस्तान की ओर से वार किए जाने के बाद भी भारतीय जाबाजों के शौर्य ने बड़ी विजय दिलाई थी। देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1919 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान देश के वीर जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए उनकी नाकामयाब हरकतों को कामयाब ना होने दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कारगिल विजय दिवस पर हम उन शहीद देश के वीर सपूतों को याद कर रहे हैं और इस अवसर पर सूचना इंडिया से जेबा पटेल द्वारा कारगिल युद्ध के रियल हीरो कर्नल पीयूष अग्रवाल से खास बातचीत। हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे जो जवान शहीद हो जाते हैं उनको किस तरह की सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, जवान के शहीद होने के बाद में उनके परिवार की देखभाल कौन करता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो हमारे देश के सिस्टम बहुत अच्छे हैं। हम लोग मैं तो देश कहता हूँ तो देश ही एक हमारा परिवार होता है और पेंशन्स और ये सब चीज़ें तो होती हैं। एक चीज़ मैं जो सभी देशवासियों से हमेशा हर वक्त हर समय कहता हूँ, हर मीडियम पे और हर प्लेटफॉर्म से, कि जब भी जैसे कारगिल विजय दिवस आता है या दिसंबर में हम विजय दिवस मनाते हैं या आर्मी डे मनाते हैं या 15 अगस्त मनाते हैं या 26 जनवरी, उस वक्त ही हमारे देश में एक देशभक्ति का जुनून और जज्बा जाग उठता है। जबकि ये चीज़ एक दिन ना होकर हमारे वक्त, हमारे अंदर, हमारे जहन में, हमारे दिल में, दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। हम पर्टिकुलर डे को ही नहीं मनाएं बल्कि उसको हमेशा बनाए रखें। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जैसे अभी पेंडेमिक खुला था, लोग पिकनिक पर अलग अलग शहरों में घूमने गए हैं। शिमला में हमने देखा, मनाली में देखा। ये हर एक परिवार, हर एक युवा जब भी कहीं घूमने जाए तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखे कि वहाँ पर शहीद स्मारक पे ज़रूर विज़िट करे। दिल्ली में जाएँ तो नेशनल वॉर मेमोरियल ज़रूर जाएँ, जिससे कि हमारे जो सैनिक जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको हम नमन कर सकें, उनको याद कर सकें और उनके परिवारों के प्रति भी हम अपना एक छोटी सी ड्यूटी पूरी कर सकें। जी बिल्कुल सर। जैसे कि सर एसएसबी पैरामिलिट्री के एक्सपीरियंस के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आज युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर सेनाओं में आने की ज़रूरत है और मैं कोटा में एज एकेडमी, जो कि इंडिया की नंबर 1 एकेडमी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स ट्रेन करने के लिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक 500 से ज़्यादा ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तैयार किए हैं। ये एक कठिन और लंबा सिलेक्शन प्रोसेस होता है आर्मी में, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे पास सबसे अच्छे हथियार, टैंक्स, हवाई जहाज, फाइटर्स, सबमरीन्स, शिप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो उनको चलाने के लिए भी हमें बहुत बेहतरीन अच्छे ऑफिसर्स चाहिए और इसी वजह से सिलेक्शन भी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का होता है कठिन होता है। 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस में और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन करते हैं। लेकिन सर आजकल के यूथ के अंदर जज्बा और जुनून तो है आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करके और किसी फील्ड्स में जा रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे यूथ के लिए उनके जुनून को बूस्टअप करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक करियर है, ये एक जॉब नहीं है। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा। और इससे ज़्यादा प्राइड, इससे ज़्यादा फ़ख्र की कोई भी सर्विस हमारे देश में नहीं है, जहाँ पर आप बड़े ऑनरेबल, बड़े रेस्पेक्ट के साथ जीते हैं। आज कहीं पर भी कोई फ़ौजी जाता है तो लोग उसको बड़ी इज़्ज़त के साथ देखते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और हमने देखा है हाल फिलहाल बहुत सारे, जैसे हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बालाकोट स्ट्राइक करी थी, तो पूरे देश में एक जोश और जुनून ज़रूर आया था, युवाओं में भी आया था कि हाँ हमें सेनाओं में जाना है। और ऐसी बात नहीं है कि युवाओं में सेना में जाने के प्रति थोड़ा सा जुनून कम हुआ है। जुनून नहीं कम हुआ है, उनको जानकारी की कमी है। अगर उनको सही तरीके से जानकारी दी जाए तो निश्चित तौर पर वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आगे आएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे युवा बहुत पावरफुल हैं, उनको सिर्फ सही रास्ता, सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे कर्नल पीयूष अग्रवाल खुद कारगिल के अंदर युद्ध में शामिल थे। हम कर्नल से पूछना चाहेंगे
कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा युद्ध के अंदर? युद्ध का एक्सपीरियंस तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसको हम जैसे हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और एक बड़ा ग्लैमराइज सीन हो है, ऐसा नहीं होता है। युद्ध युद्ध का जो एक्सपीरियंस अगर मेरे से पूछा जाए तो युद्ध को कोई अगर नहीं चाहता है वो है एक सैनिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट सैनिक के ऊपर ही होता है युद्ध का, उसके और उसके परिवार का। हाँ, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जो गए थे युद्ध में नहीं वापस आए, बहुत सारे वापस आए लेकिन घायल होकर वापस आए। हमेशा उनका नहीं आना, हमारे बीच में नहीं होना हमें ज़रूर बहुत बुरा लगता है। तो अब मैं इसको शब्दों में तो कैसे बयान करूं कि क्या एक्सपीरियंस था। जब हम युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी परवाह नहीं करके, हमारे को अपने देश की, अपने परिवार की जो हमारे पीछे हैं उनकी परवाह होती है, और हमें हर हालत में युद्ध जीतना भी होता है। सर, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई आपका वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, जो जैसे जो आपके परिजन हों, आपके मित्र हों, या आपके कोई करीबी ऐसे खास जो फ़ौज में हों लेकिन अब आज हमारे साथ नहीं हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं जो हमारे साथ आज नहीं हैं। युद्ध या जो भी कोई फ़ौज से या जो किसी इस तरह के एनवायरनमेंट से वापस आता है तो जीवन भर तो वो उनके उस वक्त को भूल नहीं सकता, उस वक्त उसके दिमाग में रहता है। जी, जैसे कि सर छोटे पीयूष ने कब ये ठाना कि मुझे बड़े होकर आर्मी फोर्स ही ज्वाइन करना है, मुझे एक सोल्जर ही बनना है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। खैर बात बहुत पुरानी है। एंड ऑफ 70 के दशक में जब मैं बहुत छोटा होता था, उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, तो हम वेस्टर्न यूपी ना, मेरठ के आसपास हमारे पेरेंट्स एक मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल या एक ऐसे अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे थे। तभी उनको किसी ने बताया देहरादून में RIMC है, तो हम RIMC में गए। RIMC में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सिलेक्शन बहुत टफ है, बहुत प्रीमियर कॉलेज इंस्टीट्यूट है इंडिया का। वहाँ पर पूरे स्टेट से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, और लकीली मेरा RIMC में सिलेक्शन भी हुआ। मैंने RIMC ज्वाइन करी, ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। NDA से पास आउट होने के बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में मैं कमीशन ऑफिसर बना एज ए लेफ्टिनेंट, और आफ्टर गेटिंग कमीशन टिल जब तक मेरी सर्विस रही सेना में, अलग अलग पदों पर, अलग अलग जगह पर, यहाँ तक कि मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं, वहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग देता था। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और असम से लेके राजस्थान तक सब जगह सर्विस करने का मौका भी मिला। जी बिल्कुल। जैसे सर एक सोल्जर की फैमिली, सोल्जर का परिवार भी किसी फ़ौजी से कम नहीं होता, जो हंसते हंसते अपनों को देश के लिए समर्पित कर देता है, देश के लिए त्याग कर देता है। ऐसे ही कुछ परिवारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा पक्की बात है कि सोल्जर्स युद्ध या फील्ड में तभी जा सकते हैं जब उनका परिवार उनके साथ है। अगर परिवार और देश उनके साथ नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कोई भी सोल्जर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकता। तो हमारे देश की मिट्टी कुछ ऐसी है कि हमारा परिवार, हमारे लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, और क्योंकि वो हमारे साथ होते हैं हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, हम अपने देश को, अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। यही तो जज्बा है, यही तो जुनून है, और यही तो हमारी खूबी है। जी, जैसे कि सर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी एक तरीके से पिछले 2 साल से डट के लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के लिए। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक सोल्जर की तरह ही डट के लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ, उनके लिए क्या कहना है? और ये तो अनफॉर्चुनेटली चाइनीज़ वायरस जो हमारे देश में आया, इसको लड़ रहे हैं वो, लेकिन उनके साथ साथ सभी देशवासियों का भी कर्तव्य है कि समय पर अपना वैक्सीनेशन कराएं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग वगैरह का जो भी नियम और प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो करें। कोरोना, क्या कोई भी कोरोना आएगा, हमारा देश ज़रूर उससे जीत पाएगा। जी, नमन है उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपना एक एक कतरा इस देश के लिए कुर्बान किया।
मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद।